बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी पैरा मॉनिटर। हम इसे मल्टी पैरा मॉनिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इस एक मॉनिटर में सारे फंक्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, जैसे कि सैचुरेशन, जैसे कि ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। तो ये सारे फंक्शंस हमें एक ही मॉनिटर में मिल जाते हैं, इसलिए हम इसे मल्टी पैरा मॉनिटर बोलते हैं। मल्टी फंक्शंस मिल जाते हैं हमें इस मॉनिटर में, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। तो हम इसका प्लग कनेक्ट किया हुआ है हमने और डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है इस मॉनिटर से, ठीक है। ये बैटरी पे भी काम करता है और AC और DC दोनों काम करता है। ये बैटरी पे भी काम करता है। ये दो लाइट्स जो है ये इंडिकेट्स करती हैं। एक जो प्लग बना हुआ है वो डायरेक्टली शो करता है इसको इलेक्ट्रिसिटी को, और जो दूसरा लाइट का इंडिकेटर है वो शो करता है बैटरी बैकअप को, ठीक है। जब हम यहाँ पे वायर कनेक्ट करते हैं तो इसकी बैटरी भी शो करती है, इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है, ठीक है। तो कभी भी अगर प्लग एक ना हो तो हमें बैटरी हेल्थ देख के ही इस मॉनिटर को यूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट हम आते हैं इसकी कनेक्टिविटी। इसके जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनकी प्रोब्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सारी मेंशन होती हैं SpO2 जो है वहाँ पे SpO2 की प्रोब कनेक्ट होगी। जहाँ पे टेम्परेचर प्रोब लिखा है वहाँ पे टेम्परेचर की प्रोब्स कनेक्ट होंगी। जहाँ पे ब्लड प्रेशर लिखा है वहाँ ब्लड प्रेशर की प्रोब्स कनेक्ट होंगी, और जहाँ पे ECG लिखा है वहाँ ECG की प्रोब्स कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये इसकी कनेक्टिविटी है। ये सारी इसकी वायर्स हैं जो अलग अलग मॉनिटर्स के लिए हमें मेजरमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हम पहले लेते हैं SpO2। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है सैचुरेशन, हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है उसकी परसेंटेज को शो करती है। तो अगर मैं इसको अश्वनी की फिंगर में कनेक्ट करूँगा, जैसे कि ये कैसे काम करती है, इसके अंदर जो लाइट होती है इंफ्रारेड लाइट होती है। ये बेसिकली जो हमारे नेल्स होते हैं, जो हमारी फिंगर्स होती है उसमें जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उसमें कितना ऑक्सीजन लेवल है उसको शो करता है। तो अगर मैं फिंगर में कनेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे ग्राफ और रीडिंग दोनों शो करेगा। ये ग्राफ बना और यहाँ पे जैसे ये ग्राफ कंप्लीट होगा ये यहाँ पे रीडिंग शो कर देगा। तो कितना आ रहा है? 97%। तो जो भी ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हमेशा परसेंटेज में काउंट होता है, ठीक है। तो 95 to 100 ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर 95 से नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो पेशेंट किस में जा रहा है? हाइपोक्सिया में, यानी उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर प्रोब भी होती है। अगर हम इसको पेशेंट की स्किन पे टच करेंगे तो पेशेंट का टेम्परेचर बताएगा, जिससे हमें पता रहेगा कि वो हाइपोथर्मिया हो रहा है उसे या हाइपरथर्मिया हो रहा है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये जो टेम्परेचर प्रोब है यहाँ पे टेम्परेचर शो करता है। कितना शो कर रहा है अभी? 31.4, ठीक है। अभी ये कैलकुलेट कर रहा है और ये बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। ये कुछ सेकंड्स लेता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है 32, 32.1, 32.2। तो ये कैलकुलेट करने में अभी थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर प्रोब। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अब ब्लड प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है NIBP। तो व्हाट इज NIBP? नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। डिफरेंस क्या है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर में? एक होता है IBP जिसको बोलते हैं इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, एक होता है NIBP जिसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। IBP जो होता है वो डायरेक्टली हम अपनी वेन से या फिर आर्टीरियल जो ब्लड फ्लो होता है उससे प्रेशर को मेजर करते हैं, वो होता है इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, यानी इंटरनल जो प्रेशर है उसको काउंट करते हैं। लेकिन जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर है उसको हम कफ से मेजर करते हैं, बिकॉज ऑफ वो नॉन इन्वेसिव है, यानी हमने इंटरनल कुछ नहीं किया, सुपरफिशियली हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हम बीपी कफ को कनेक्ट करेंगे।
कि कफ का जो वायर होता है वो बेसिकली ब्रेकियल आर्टरी पे होना चाहिए, ठीक है। ब्रेकियल पल्स जो होती है हमारी उसके बाद, तो हम उसको कनेक्ट करेंगे और जो यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन होता है वो ब्लड प्रेशर को स्टार्ट एंड स्टॉप करने का ऑप्शन होता है। तो हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कफ प्रेशर शुरू हो जाएगा। कफ प्रेशर शुरू हो गया इसका मतलब यानी वो इस कप में प्रेशर डाल रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये लीक है अभी यहाँ से, ये देख रहे हो आप फट गए हैं यहाँ से, तो अभी ये लीक कर रहा है, तो अभी ये कप का प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि ये लीक है। कहीं भी लीक होगा तो वो कप का प्रेशर इसमें नहीं जाएगा। अगर ये टूट गया है तो इसे ठीक करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। जैसे भी फट गया है अब सीधे तो हम इसको काट के दोबारा से हम इसको लगाएंगे। अब हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो कॉन्टिन्यूसली कफ का प्रेशर बढ़ने लगा, ये भी इन्फ्लेट हो रहा है। इसका इन्फ्लेट होने का मतलब है कफ प्रेशर इसमें आ रहा है, ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ये रीडिंग शो करेगा। ब्लड प्रेशर में दो चीजें होती हैं, एक सिस्टोलिक और सिस्टोलिक मींस पहले फील हुई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टोलिक प्रेशर अब कितना शो किया इन्होंने 103 और डायस्टोलिक 73। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है हमारे ब्लड प्रेशर की, सिस्टोलिक होती है 120 एंड डायस्टोलिक 80। तो अब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ 10 to 20 अप भी हो सकता है, 10 to 20 डाउन भी हो सकता है, तो वो नॉर्मल रेंज में आता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80। इसको इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। ऐसे ही जब हम ECG कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होना जरूरी है। बेसिकली जो हमारी ECG होती है उसको हम पेशेंट को कनेक्ट करते हैं इस ड्रॉर में, ठीक है। उसको पेशेंट को ECG कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होना जरूरी है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोड्स हम पेशेंट के चेस्ट पे लगाते हैं और इन केबल्स को हम उन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो उससे वो ECG का ग्राफ दिखाता है जिससे हमारा हार्ट रेट शो होता है, ठीक है। तो ये ECG का काम है। बेसिकली यहाँ ECG लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ पे प्लैक लिखा है, क्यों? हम तो सैचुरेशन देख रहे हैं ना, इस ग्राफ के नेम को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बट जो सैचुरेशन का ग्राफ होता है ना उसको बोलते हैं हम प्लैथिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? प्लैथिस्मोग्राफ। तो इसलिए यहाँ पे प्लैथ लिखा है, प्लैथिस्मोग्राफ। किसके ग्राफ को बोलते हैं प्लैथिस्मोग्राफ? सैचुरेशन ऑक्सीजन के ग्राफ को प्लैथिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं। इसमें आगे इलेक्ट्रोड्स में जेली प्रेजेंट होती है जिसको हमें हटा के पेशेंट की चेस्ट पे प्लेस करना होता है, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स को हम लीड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये इसकी कनेक्टिविटी दी हुई होती है। इसको बेसिकली हम ECG के लीड्स को इन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये रिमूव करके हम पेशेंट की चेस्ट पे प्लेस कर देते हैं। तो इनकी लोकेशन इनके ऊपर लिखी हुई है, जैसे लिखा है यहाँ पे LL मतलब लेफ्ट लाइट, ठीक है। वैसे ही
जैसे यहाँ लिखा है RA यानी राइट आर्म, ठीक है, LA लेफ्ट आर्म, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है RL यानी राइट लेग, और ये है फॉल्स, इसको हम एक्जिला में लगाते हैं। तो बेसिकली जो हमारी एक्जिला फ्रेंड्स ये वाला है, ठीक है। तो जो हमारी ECG होती है वो बेसिकली हम 3 लीड्स, हम इसका मॉनिटर का सेटअप भी हमें पता होना चाहिए। ECG लीड्स को हम 3 और 5 लीड्स में कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेसिकली जो ECG की लीड्स होती है वो 5 होती हैं। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको 5 लीड्स प्लेस करते हैं, और अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसको 3 लीड्स प्लेस करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें ECG कनेक्ट करना होगा तो हम इससे, ये रोटेटर है, इस रोटेटर से हम किसी भी फंक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका पावर बटन है, ये इसका मेन्यू बटन है जिससे हम इसकी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पेशेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप BP का बटन है, इससे BP स्टार्ट होगा एंड BP स्टॉप होगा। ये रिकॉर्डिंग और स्टॉप, इससे हम इस मॉनिटर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। ये साइलेंस है, जैसे अभी अलार्म चल रहा है, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ देख रहे हो अलार्म स्टॉप लिखा गया, अलार्म पोज 118 सेकेंड्स। तो अब ये जो अलार्म चल रहा था ये 118 सेकेंड्स के लिए पोज हो गया, तो अब ये साइलेंस रहेगा। तो ये साइलेंस बटन है, जब भी अननेसेसरी साइलेंस दे, अननेसेसरी अलार्म दे तो हम साइलेंस का बटन दबा के इसको साइलेंस कर सकते हैं, ठीक है। देन फ्रीज, अब जैसे मैं SpO2 लगाऊं और कुछ भी एबनॉर्मलिटी इसमें आ गई है, ठीक है, रीडिंग में, तो हमें वो शो करनी है डॉक्टर को, तो हम उसको कैसे फ्रीज करके शॉट ले सकते हैं। अब ये फ्रीज का बटन है, अगर अभी देख रहे हो ये वेव फॉर्म चल रही है, अगर मैं फ्रीज के बटन को प्रेस करूंगा तो ये रीडिंग यहीं रुक जाएगी, यानी ये स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्टॉप हो गई, पोज हो गई। तो ये फ्रीज होने से क्या हुआ, अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी भी डॉक्टर को सेंड करना है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो हम उसको शो कर सकते हैं अपने प्रूफ के लिए भी, और पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रीज बटन को वापस प्रेस करेंगे तो वेवफॉर्म वापस शुरू हो जाएगी, देख रहे हो। और इसको प्रेस, इनको दबाओगे तो आप डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे आ जाओगे। तो ये इसके फंक्शंस हैं, ये रोटेटर है, हम इससे किसी पे भी जा सकते हैं। अब हम ECG को, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ECG के फंक्शंस आ जाएंगे सारे, ठीक है। अब मैंने बताया था इसमें अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके अलार्म की कितने हाई पे, अब अलार्म हाई और अलार्म लो लिखा है। अलार्म हाई का मतलब है आपका जब ECG का लेवल हाई होगा, जब हार्ट रेट हाई होगा तो कितना रेंज होना चाहिए जिसपे वो अलार्म देना शुरू करे। अलार्म लो का मतलब है आपका हार्ट रेट कितना कम हो जिसके बाद आपको अलार्म देना शुरू करे ताकि आप अलर्ट हो जाएं, ठीक है। तो अलार्म का यहाँ पे ये सेफ्टी फीचर है। डन। उसके बाद HR हार्ट रेट का चैनल, कितने चैनल्स कितने लीड्स में चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। 2 फॉर्म में चाहिए, 3 फॉर्म में चाहिए। उसके बाद लीड टाइप, मैंने बताया था आप इसको 3 और 5 लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 3 लीड्स है, अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये 5 लीड में कन्वर्ट हो गया। डन, आ गया 5। अभी मैं इसको वापस रोटेट करूंगा तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया। डन। तो आप इसको 3 और 5 लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इसकी सेटिंग्स को हम इसके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डन। ऐसे ही हम SpO2 की सेटिंग पे जाएं तो इसमें भी सेम SpO2 अलार्म ऑन एंड ऑफ, हाई एंड लो, कितनी रेंज हमें रखनी है कि अगर कितना ज़्यादा जाए तो हमें अलार्म दे और कितना उसका लेवल डाउन हो जाए तो हमें अलार्म दे, ठीक है। इस तरीके से हम इस मॉनिटर को सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद NIBP का भी यही है, अलार्म ऑन ऑफ, रीडिंग हाई लो एंड इन्फ्लेशन कितने तक जाना चाहिए। अब हमने 150 नॉर्मली डाला है, अगर 150 पे कोई BP नहीं मिलता है तब वो एक्सेसिव प्रेशर देगा, ठीक है। ये एग्जिट है, इसको एग्जिट पे प्रेस करके हम बाहर आ सकते हैं। डन। उसके बाद NIBP में हमारे पास एक चीज़ और फैसिलिटी है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे NIBP को प्रेस करना पड़ता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फैसिलिटी है इसकी टाइमिंग को चेंज करना। जैसे हमने यहाँ पे इंटरवल है, इंटरवल को क्या भी यहाँ पे क्या लिखा है 15 मिनट्स। अगर मेरे को पेशेंट का
बीपी हर 5 मिनट्स में लेना हो तो मैं इसकी रीडिंग को चेंज करके इसको प्रेस करके 5 मिनट्स कर दूंगा और इससे एग्जिट हो जाऊंगा। यहाँ पे क्या आ गया 5 मिनट्स। तो अब ये हर ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स में बीपी अपने आप ले लेगा। क्लियर? ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट सेट कर दूं या 10 मिनट सेट कर दूं या 15 मिनट सेट कर दूं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उतने टाइमिंग में बीपी ले लेगा। आपको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। जब भी हम ईसीजी प्रॉप्स लगाते हैं तो उससे रेस्पिरेशन भी ईजर होता है। बिकॉज ऑफ अभी ईसीजी प्रॉप्स हम नहीं लगा सकते तो इसलिए रेस्पिरेशन नहीं आएगा। रेस्पिरेशन आप कितना ब्रीथ कर रहे हो, तो ब्रीदिंग की नॉर्मल रेंज क्या होती है 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, कितनी बार ब्रेथ कर रहे हो, वो शो करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन। लास्ट है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर बॉक्स मैंने दिखाई थी उसको आप किसी भी स्किन एरिया पे टच करेंगे तो आप वो पेशेंट का टेम्परेचर दिखाएगा, जैसे कि ये अभी शो कर रहा है। ठीक है, अभी बढ़ने लगा 29, 20, 30.1, 30.2। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में, इसको आप चेंज भी कर सकते हो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल 37, 38 के आसपास अराउंड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम तो ये है मल्टी पैरा मॉनिटर। ठीक है, इसके ऑल फंक्शंस और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो हमने आज। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है?